नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग सबसे पहले महाजनपदों का उदय पढ़ चुके हैं। इसके बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के अंतर्गत हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और नंद वंश को हमने पढ़ा। मौर्य वंश के अंतर्गत हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मौर्य वंश जिसका अस्तित्व 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा, इसका संस्थापक रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल रहा 323 बीसी से लेकर 295 बीसी तक। यहाँ पर बीसी का मतलब ईसा पूर्व से होगा, ठीक है। इसके बाद शासन आता है बिंदुसार का 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक अशोक की बारी आती है। अशोक ने 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक, मतलब लगभग 41 साल तक शासन किया था। तो ये सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। देखो फ्रेंड्स, जो जैन अनुश्रुतियाँ हैं उसके अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार किया था, और जो सिंघली अनुश्रुतियाँ हैं उसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। महाबोधि वंश और तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए हुए जो गृह युद्ध हुआ, मतलब ये कि जितने भी साम्राज्य रहे हैं तो उसमें अगर राजा का एक से अधिक पुत्र रहा है तो उत्तराधिकार के लिए उत्तराधिकार का युद्ध होता ही रहा है। तो इसी प्रकार से जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो उसमें अशोक ने अपने भाइयों का वध किया और वो राजा बन गया। तो लगभग 4 साल तक सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का जो विधिवत राज्याभिषेक होता है वो कब होता है? 269 ईसा पूर्व में। यानी कि 269 ईसा पूर्व में अशोक जो था वो विधिवत शासक बन गया था। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, जिसमें दिव्यावदान और सिंघली अनुश्रुतियाँ प्रमुख हैं। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। उसके कुछ उपाधियां भी मिलती हैं, जैसे कि अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली, दारा प्रथम में देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से भी विभूषित है। तो अशोक शिव का उपासक था, ये वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में ज़्यादातर जो वर्णन है वो कश्मीर से संबंधित है, और राजतरंगिणी की रचना की गई है कल्हड़ के द्वारा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए जो अभिलेख हैं उसमें उसकी पत्नी का नाम कारुवाकी आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। श्रीनगर बितस्ता नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कारुवाकी का नाम याद रखना, कारुवाकी जो कि तीवर की माँ थी। तीवर मतलब अशोक का जो पुत्र था तीवर, तो उसकी माँ थी कारुवाकी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो कलिंग युद्ध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कलिंग युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है, राजाभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। बहुत ही भीषण युद्ध था, और ये अशोक के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि उस समय कलिंग पर नंदराज नामक राजा का शासन था। तो ये याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उस समय कलिंग पर किसका शासन था? तो नंदराज का। और कब ये युद्ध हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए थे। उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली थी, और दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी थी जौगढ़। प्लीनी क्या कहता है? प्लीनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर उस पर आक्रमण किया था। तो प्लीनी ने यह बताया कि अशोक जो था वो कलिंग को अपने व्यापार और व्यवसाय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता था, और इसीलिए वो कलिंग पर अधिकार करना चाहता था। जबकि जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, कौटिल्य मतलब चाणक्य, आप जानते ही हैं कि चाणक्य का जो समय रहा है वो चंद्रगुप्त मौर्य से होता हुआ, फिर चंद्रगुप्त के का जो पुत्र था बिंदुसार के समय में भी, और देन आफ्टर काफ़ी समय तक वो अशोक के साथ भी रहे। तो उन्होंने अर्थशास्त्र नामक जो किताब लिखी है उसमें ये लिखा गया है कि कलिंग जो था वो हाथियों के लिए जाना जाता था, और इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी।
तो अशोक के अभिलेखों से यह भी क्लियर होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि अफगानिस्तान से लेकर देखेंगे तो कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा और विस्तृत साम्राज्य था अशोक। अगर हम बात करें असम के बारे में तो कोई भी अभिलेख जो है ऐसा प्राप्त नहीं होता है जिसमें ये वर्णन मिले कि असम पर भी अशोक का शासन था, मतलब असम जो था वो उस पर असम पर अशोक का शासन नहीं था। ये जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। एक्चुअली में असम पर अशोक के प्रशासन का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसलिए माना जाता है कि असम पर अशोक का प्रभाव नहीं था। इसके बाद देखेंगे सिंगली अनुसूचियाँ जो हैं उसके अनुसार दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध, नाम याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, लेकिन पूरी तरह से वह जब बौद्ध बना तो ये काम किया गया था मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। तो मोगलीपुत्र तिस्स का नाम भी याद रखना। हालांकि आगे चलकर जो दिव्यावदान नामक किताब है उसमें बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय है वो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु को दिया गया है, ऐसा वर्णन दिव्यावदान में मिलता है। ठीक है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सबसे पहले बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसके अभिषेक के 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गया था, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है तो नेपाल। और लुम्बिनी ग्राम को अशोक ने टैक्स फ्री कर दिया था, मतलब ये था कि ये सम्मान था गौतम बुद्ध के प्रति। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख रुमिनदेई और निगलिवा नाम के 2 अभिलेख जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं, जो कि नेपाल की तराई से प्राप्त होते हैं। रुमिनदेई अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था यानी कि टैक्सेशन की जो जानकारी होती है वो रुमिनदेई से ही हमें प्राप्त होती है। अशोक का बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण जो मिलता है वो भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख है। ये जो भाब्रू लघु शिलालेख है वो वैराट राजस्थान से हमें प्राप्त होता है, जिसमें अशोक स्पष्ट रूप से बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला जो दूसरा अभिलेख है वो उसका खुद का शासनादेश है, जो कि सारनाथ में सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। ठीक है। इसके बाद बात करें बाराबर की पहाड़ियों के बारे में, तो बाराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इन गुफाओं के नाम थे कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है। और अशोक के आचारों की संहिता को धम्म कहा जाता है। तो ये याद रखना कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की थी उनको ही धम्म कहा गया है। और अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सुत्त से ली गई है, राहुलोवाद सुत्त। तो अब बात करते हैं अशोक के अभिलेख की जो लिपियां हैं उसके बारे में। तो देखो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में और हजारा ज़िले में ये मिलेगा आपको। तो खरोष्टी लिपि में ये लिपियाँ लिखी गई हैं, मतलब शाहबाजगढ़ी जो कि कहाँ पर है पेशावर में है पाकिस्तान, और मानसेहरा जो है वो हजारा ज़िले में है पाकिस्तान में। वहाँ पर जो लिपियाँ मिलती हैं वो खरोष्टी भाषा में है। तक्षशिला और लघमान की जो लिपि है जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान काबुल में है वो अरामेइक लिपि में है। सरेकुना कंधार की जो लिपि है वो एक्चुअली में देखा जाए तो ग्रीक, मतलब कि अरामेइक और ग्रीक भाषा में लिखी हुई लिपि है। इसके बाद अगर देखें तो बाकी के जो शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं और लघु स्तंभ लेख हैं वो आपको मिलेंगे ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। ज़्यादातर जो मतलब इसके जो वर्णन मिलते हैं वो पाली भाषा में भी मिलते हैं। निगाली सागर अभिलेख में बुद्ध कनक मुनि के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सोहगौरा और महास्थान अभिलेख से अन्न भंडार के विषय में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अशोक ऐसा पहला राजा था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया है, और इसकी प्रेरणा उसे कहाँ से मिली थी? तो ईरान का जो शासक था दारा प्रथम, जिसका नाम डेरियस था, तो डेरियस से उसको इसकी प्रेरणा मिली थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुख्य रूप से कुछ और बातें हैं जैसे कि अनुसंधान, धम्म महामात्र और धम्म श्रवण, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अनुसंधान के बारे में। तो राज्य के कर्मचारियों जिसमें प्रादेशिक राजुक और मुक्तकों को प्रति 5 वर्ष में धर्म प्रचार के लिए यात्रा पर भेजा जाता था, इसे ही अनुसंधान कहते थे।
धम्म महामात्र क्या होता था? तो दोस्तों राज्याभिषेक के 14वें वर्ष 13 वर्ष के बाद अशोक ने नवीन कर्मचारियों धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। इनका मुख्य काम क्या था? जनता में धम्म का प्रचार और कल्याणकारी कार्य। और तीसरा था कौन सा? धर्म श्रवण। तो 7वें स्तंभ लेख में उल्लिखित अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश ये धम्म श्रवण कहलाता है। इसके बाद धीरे धीरे हम समापन की ओर बढ़ेंगे। मतलब कि 1750 में टी फैंथेलर, नाम याद रखना, 1750 में टी फैंथेलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। लेकिन अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, वो भी 1837 में। मतलब सीधे सीधे 1750 के बाद उसके जो अभिलेख थे उनको पढ़ा जा सका 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक की राज की घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि जो उसके मतलब साधारण तौर पर जो लोग लघु स्तंभ लेख हैं वो क्या हैं? राज की घोषणाएं हैं। गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अशोक के आदेश लेखों में उसकी दूसरी पत्नी कारुवाकी का जो राजकुमार तीवर की माता थी और उसके पौत्र दशरथ का भी उल्लेख मिलता है। तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अशोक के बाद लगभग 50 साल तक मतलब उसके उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन रहा। अशोक के बाद राजा कौन बना था? तो अशोक के बाद कुणाल शासक बना था। उसे पुराणों में और दिव्यावधान में धर्म विवर्धन की उपाधि भी दी गई है। और राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जालौक जो था वो कश्मीर का शासक था। अब मौर्य साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, तो इसके पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं जान पड़ता है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके इसके लिए अलग अलग मत हैं। जैसे कि हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं, हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार धार्मिक नीतियाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मौर्य वंश के शासक थे वो जैन धर्म और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए थे, तो ब्राह्मण विरोधी नीतियों का कारण भी बताया गया है। दूसरी बात है कि हेमचंद्र राय चौधरी ये कहते हैं कि अहिंसक और शांतिप्रिय नीति, मतलब कि अगर कोई देश बहुत ज़्यादा अहिंसक और शांतिप्रिय है तो उस पर भी आक्रमण होते हैं, उसको भी नष्ट कर दिया जाता है। डी कौशाम्बी कहते हैं कि आर्थिक कारण यानी कि संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, और डी एन झा बताते हैं कमजोर उत्तराधिकारी। रोमिला थापर बताती हैं केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको अशोक से संबंधित है और एग्जाम में इससे अलग आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शिलालेखों के बारे में, देखो जो अशोक के शिलालेख हैं, अभिलेख जिनको आप एडिक्ट्स कहते हैं, वो 3 रूपों में मिलते हैं। पहला तो शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा है गुहालेख। तो शिलालेख 2 नहीं बल्कि 3 प्रकार के हैं। एक है दीर्घ शिलालेख, इसकी संख्या कितनी है? 14 है और ये 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। फिर आता है लघु शिलालेख, इसकी संख्या मात्र 2 है और 13 से अधिक स्थानों से। मतलब एक्चुअली में क्या था कि जो लघु शिलालेख थे इनकी संख्या 2 इसलिए मानी जाती है क्योंकि पहला उत्तरी प्रतियां थी, दूसरी दक्षिणी प्रतियां थी। उसके बाद कुछ और भी यहाँ पर शिलालेख मिले हैं, तो कुल संख्या यहाँ पर अधिक हो जाती है, लगभग 13 हो जाती है। लेकिन और ये जो मतलब कुल मिला के 13 स्थानों से मिलते भी हैं। इसके बाद एक पृथक शिलालेख भी मिला है। कहाँ से मिला है? तो धौला और जौगढ़ से मिला है। स्तंभ लेख यानी कि खंभों पर लिखे गए लेख, तो दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, ठीक है। तो जो दीर्घ स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है और ये 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। फिर आता है गुहा लेख यानी कि जो गुफा में लिखे गए लेख हैं, ठीक है। तो बृहद शिलालेखों के बारे में बात करते हैं। पत्थरों पर लिखे गए जो लेख थे इनकी कुल संख्या कितनी है? 14 है। तो जो पहला शिलालेख है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि पशुवध निषेध, अशोक के समय पशुवध निषेध का जो वर्णन है वो किस शिलालेख में मिलता है? तो पहले शिलालेख में। जो दूसरा शिलालेख है उसमें विदेशों में धर्म प्रचार और मनुष्य और पशु चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। तीसरा शिलालेख रज्जुक और युक्तक की नियुक्ति और अधिकारियों के प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह। चौथा अभिलेख क्या है? चौथा जो शिलालेख है वो धम्म घोष और भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन। इसके बाद 5वां अभिलेख है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा अभिलेख है जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख। 7वां अभिलेख है अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। इसके बाद 8वां अभिलेख है बोध गया की यात्रा का उल्लेख और बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। 9वां शिलालेख में क्या लिखा गया है? सच्चे विद्वानों और शिष्टाचार का वर्णन। 10वां शिलालेख बताता है अशोक के उद्यम के लक्ष्य, धम्माचरण और श्रेष्ठता घोषित।
11वां शिलालेख है धम्म के तत्वों का प्रवचन, और 12वां शिलालेख क्या है, धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। तो यहाँ पर जो पहला वाला है, 12वां वाला और 13वां वाला, ये तीनों जो शिलालेख हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर से जो 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद 14वां शिलालेख आता है जिसमें पहले 13 शिलालेखों का इसमें पुनर्वलोकन आपको मिल जाता है, और अशोक के साम्राज्य को मतलब जो जीता गया क्षेत्र था उसके बारे में, और साथ ही साथ महाल के विजेते की संज्ञा भी 14वें शिलालेख में मिलती है। तो ये सारी बातें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लघु शिलालेखों के बारे में, जिसकी कुल संख्या कितनी बताई गई है, तो लगभग 13 बताई गई है। तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि एक तो इसका रूपनाथ है, दूसरा है गुर्जरा, तीसरा है सहसाराम, भाबरू बैराट, मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर, एडागुड़ी और गोवी मठ। इसके बाद पाल किंडुगुडू, राजुल, मंडगिरी और अहरौरा। तो ये 13 जो है लघु शिलालेख हैं। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है, ये याद रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि गुर्जरा, मास्की, नेत्रु और उद्गोलम अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम ही मिलता है। अन्य जगहों पर देवनाम प्रिय, देवनाम पेदसी यानी कि देवताओं का प्रिय वगैरह जो उल्लेख है ये मिलता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक के कलिंग पर आक्रमण का कारण क्या था। तो ये बात मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके मुताबिक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था, तो मुख्य रूप से हाथियों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण जो मिलता है वो भाबरू जो शिलालेख है वहाँ से मिलता है, जो कि वैराट राजस्थान में है। तो इसका जवाब भी ऑप्शन ए है। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो देखो दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन रहा था वो 323 से लेकर 295 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद बिंदुसार आता है 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक। तो इसके बाद अशोक का समय आता है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। तो सही जवाब हमारा बनेगा ऑप्शन सी। धर्म विवर्धन की उपाधि किसने धारण की थी, तो इसका उत्तर बनेगा अशोक के पुत्र कुणाल ने। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण किसने धार्मिक नीतियों को बताया है, तो सही जवाब इसका सही जवाब बन जाएगा। देखो फ्रेंड्स, धर्म मैंने आपको बताया ना कि धार्मिक नीतियों यानी कि जो ब्राह्मण विरोधी नीतियां थी तो उसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ये कहा गया है हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा। तो आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए। और मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रधान यानी कि वित्त मंत्री क्या कहलाता था, तो वित्त मंत्री कहलाता था यहाँ पर समाहर्ता। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा अगर बात करें सन्निधाता के बारे में, तो सन्निधाता क्या होता था। देखो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर सन्निधाता कहा जाता था वो किसको कहा जाता था, तो राज की कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। इसके अलावा जो प्रदेष्टा होता था, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था यानी कि कमिश्नर के तौर पर काम करता था। नायक काम करता था सेना का संचालन, और इसके अलावा कुछ और भी पद थे, कर्मांतिक, दंडपाल, व्यवहारिक और नागरिक। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये इस चीज़ के लिए आप हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त है, और ये PDF का लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में, जो कि 187 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक रहा था। तो अगला लेक्चर आपको कल मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ, लगातार लेक्चर चाहिए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।